हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर शुरुआत कर रहे बच्चों, हम लोग राइट। या सो वेलकम वंस अगेन। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम योर पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप का जो पोर्शन है आपके सिलेबस के उसका आज हम लोग एक दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों। हम लोग ने, आपको याद होगा, हम लोगों ने जो पहला चैप्टर किया था पार्टनरशिप का, अब दैट वाज बेसिकली दी फंडामेंटल्स, कि जब पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ था हम लोग उसके बारे में समझे थे कि जब एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या क्या करना है, क्या क्या अकाउंट्स बनता है। हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन सीखे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखे। फिर हम लोग ने देखा कि अगर एक एग्जिस्टिंग फर्म में एक नया पार्टनर अगर आना चाहता है, इन दैट सिचुएशन एक नया पार्टनर आता है, दैट इज एडमिशन, तो उसके आने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसके आने पर क्या क्या फाइनेंशियल चेंजेस या हमारे बुक्स में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन। आपको याद होगा हमने ये देखा। आज ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि हम लोग आज देखेंगे कि जब एक पार्टनर फर्म छोड़ कर जाता है, क्योंकि बच्चों जब पार्टनर फर्म में आता है नया पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि एग्जिस्टिंग फर्म से कोई एक पार्टनर छोड़कर जा सकता है, राइट। देखिए बच्चों, अगर खुद से अपनी इच्छा से जाए तो वो रिटायरमेंट है। सो पार्टनर दो सिचुएशन में फर्म से जा सक रहा है, या तो वो खुद से अपनी इच्छा से जा रहा है और या तो उसकी मृत्यु हो रही है, डेथ हो रही है, राइट। हाँ, और भी कारण होता है, उसे निकाला भी जा सकता है पार्टनरशिप फर्म से अगर वो किसी तरह का मिसडीड में पाया गया, किसी तरह का मैल प्रैक्टिस में पाया गया। सो व्हाट आई एम बेसिकली, मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो जीवित हो, वो पार्टनर अलाइव हो, और चाहे पार्टनर का डेथ हो, दोनों ही सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म से वो पार्टनर चले जा रहा है। सो आपके सामने जो स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है यहां पे, यू कैन सी कि ये रिटायरमेंट का मैंने एक इमेज दिया है कि जहां एक पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा है। वो क्यों जाता है बच्चों, हम लोग इस पे चर्चा करने पे नहीं बैठे हैं। देयर आर मेनी रीजंस। वो उसकी इच्छा है, वो अगर जब तक फर्म में रहना चाहता है वो कंटिन्यू करे, उसके बाद वो रिटायर कर सकता है। हाँ, बाकी सारे पार्टनर्स के कंसेंट से वो रिटायर कर सकता है, वो छोड़ के जा सकता है, या तो उसकी मृत्यु उसको वहां से अलग कर सकती है, सिंपल एज दैट। सो देखिए, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे वो डेथ हो, आप देखो कि हमने दोनों को एक ही साथ रखा है। हालांकि आपके टेक्स्ट बुक में ये दो अलग अलग चैप्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको दो अलग अलग चैप्टर्स नहीं लिया, क्योंकि बच्चों क्लास 11 के लिए, सॉरी क्लास 12 के लिए हम लोग इस चैप्टर को एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस कुछ नहीं होंगे। यस, ग्रेजुएशन में जब आप जाओगे तो आप रिटायरमेंट को अलग से और डेथ ऑफ अ पार्टनर को अलग से पढ़ोगे, क्योंकि वहां पे कुछ सिचुएशंस होती है जहां पे दोनों केसेस में ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलकर एक होता है, जब पार्टनर्स के लाइफ के ऊपर में जो पॉलिसी होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट रिटायरमेंट पे और उसकी ट्रीटमेंट डेथ में थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो इसीलिए और भी कारण है। हालांकि आपके क्लास 12 के सिलेबस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट एक्सक्लूडेड है, एंड दैट्स व्हाई दैट गिव्स मी द लिबर्टी टू टेक दिस चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ टुगेदर। और आपको दोनों चैप्टर को हम लोग एक साथ हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा ना सोचे कि सर आप दो चैप्टर एक साथ करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो एक ही चैप्टर है। इंपैक्ट चाहे रिटायरमेंट का हो चाहे डेथ का हो, जो आप रिटायरमेंट में करते हो वही चीज आप डेथ में भी करोगे। बस दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू बेसिकली टेल यू, right? So retirement, a partner has a right to retire from the firm. Obviously a partner has a right to retire from the firm. 100% एक पार्टनर जब चाहे वो फर्म छोड़ करके जा सकता है, वो उसका निजी मामला है, वो उसका इच्छा है, राइट। सो दैट डिपेंड्स अपॉन दैट पार्टनर। सो अ पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग द ड्यू नोटिस इन एडवांस। ऑब्वियसली अगर कल वो रिटायर करना चाहता और आज बोलेगा अपने पार्टनर्स को कि भाई कल से मैं नहीं आने वाला हूं, ऐसा नहीं, आपको पहले से एडवांस में नोटिस देना पड़ता है, राइट। सो व्हाट हैपेंस हियर, द ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। old partnership comes to an end
after retirement and new partnership comes into existence. Now what does it mean कि old partnership comes to an end and the new partnership comes into existence? My dear students, आपको याद होगा जब हम लोगों ने पार्टनरशिप चैप्टर को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पार्टनरशिप का मीनिंग बताया था और मैंने आपको कहा था कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बच्चों। पार्टनरशिप का मतलब होता है रिलेशनशिप। Partnership is basically the relationship that exists between or among the individuals who have agreed to come together to carry on a business. So partners, right? जो इंडिविजुअल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को पार्टनर्स कहते हैं, बट इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप को पार्टनरशिप कहा जाता है। सो बच्चों मान लीजिए यहाँ पे तीन पार्टनर्स थे ए बी एंड सी। सो अभी प्रेजेंट मौजूदा हालात में ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ए बी सी का ये पार्टनरशिप फॉर्म है। सो अभी रिलेशन ए प्लस बी प्लस सी का है, राइट? अभी अग्रीमेंट, सारे अग्रीमेंट ए बी और सी के बीच में है। अभी सारे के सारे अरेंजमेंट्स वो ए बी सी के बीच में है। लेकिन बच्चों जब सी चला जाएगा घर छोड़कर, जब सी चला जाएगा घर छोड़कर, क्योंकि अभी जब तक सी घर में था तो ए बी सी तीनों एक दूसरे के हिसाब से चलते थे, क्योंकि तीनों पार्टनर है, उस फॉर्म का पार्टनर है और तीनों का से है फॉर्म में। सो देयरफॉर अभी तीनों को एक दूसरे का पसंद नापसंद और एक दूसरे के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता था। लेकिन अगर आप मान लो सी चला जाएगा, सो देयरफॉर अब जो बचा ए और बी, तो ऑब्वियसली अब ए और बी के बीच में अब एक नया रिश्ता स्टार्ट होगा, राइट? सो अब उनके बीच में नए अरेंजमेंट्स होंगे, उनके बीच में नए एग्रीमेंट होंगे, राइट? क्योंकि ए बी सी जब था तो उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें सी को भी कंसिडरेशन में रखा गया था। लेकिन जब अब सी नहीं रहेगा तो वो सारे पॉइंट्स को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं जो सी के लिए बनाया गया था। अब तो सी है नहीं, तो एक जब पार्टनर जब फॉर्म में आता है एडमिशन, तो उस वक्त भी हलचल होता है, और जब एक पार्टनर फॉर्म्स छोड़ करके जाता है बच्चों, तब भी रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में हलचल होता है। मतलब रिलेशनशिप में चेंज आएगा। पहले ए बी और सी के बीच में रिलेशन था, अब ए और बी के बीच में रिलेशनशिप, नया रिलेशनशिप बनेगा। इसीलिए यहां पे कहा गया है कि पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाता है और नया पार्टनरशिप मतलब नया अरेंजमेंट, नया अग्रीमेंट और नया हाल से नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। जो पार्टनर बच जाते हैं, जो पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स है, जो पार्टनर रह गए फॉर्म में, सो सी के जाने के बाद फॉर्म में रह जाते हैं ए और बी। सो अब ए और बी के बीच में उन लोगों का अब नया रिश्ता शुरू होता है। दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू टेल। सो बच्चों अब हम लोग आते हैं कि फाइन, ये समझ में आ चुका हम लोगों को कि एक पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जा रहा है, लेकिन हम लोग यहां पे ये डिस्कस नहीं करने बैठे हैं कि एक पार्टनर फॉर्म क्यों छोड़ करके जा रहा है, राइट? हम लोग इस चैप्टर को इसलिए कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट अकाउंट्स में कि एक पार्टनर जब फॉर्म छोड़कर जाता है तो इसका असर फॉर्म के अकाउंट्स पे, इसका असर फॉर्म के अकाउंटिंग्स पे क्या पड़ता है। क्योंकि जब एक नया मेंबर फैमिली में आता है तो नया मेंबर आने के चलते चेंजेस होगा, और जब एक परिवार से, एक फैमिली से जब एक मेंबर चला जाता है तो जाने के बाद भी चेंजेस होंगे। So that's why we are here to basically discuss that what are we supposed to do if a partner retires from the firm, right? जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ करके चला जाता है तो what are the things that to be done, what are things that we are supposed to do, करना क्या चाहिए हमें जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ के चला जाता है। जिस तरह से हमने एडमिशन में देखा था, जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है, नया पार्टनर का एडमिशन होता है, तो हमने एक लिस्ट बनाई थी कि ओके राइट, व्हेन अ पार्टनर कम्स इन, ये काम हमें करना है। उसी तरह जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़कर चला जाता है तो उसमें भी हम लोगों को कुछ ड्यूटी लिस्ट बनानी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट बनानी पड़ती है कि अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे एक नया पार्टनर के जाने के बाद। तो सबसे पहला चेंज आता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बच्चों, ये मैंने एडमिशन में भी बताया था,
जब एक नया पार्टनर आता है तब भी पीएसआर चेंज होगा, और जब एक पार्टनर छोड़कर चला जाता है तब भी पीएसआर चेंज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, अगर ए बी सी न्यू पार्टनर्स, तीनों पार्टनर है और इनका रेशियो था 3:2:1, राइट, इनका रेशियो था 3:2:1, तीन पार्टनर है बच्चों। अब मान लीजिए सी रिटायर करता है, अगर आप मान लीजिए सी रिटायर करता है, सी अगर फॉर्म छोड़ करके चला जाए बच्चों, सो देयरफॉर बच कौन जाता है, ए और बी। अब आप देखिए ऑब्वियसली पहले ए का शेयर था 3/6, बी का शेयर था 2/6 और सी का शेयर था 1/6, लेकिन जब सी चला गया तो ए और बी बचा, और मान लेते हैं ए और बी कंटिन्यू करता है 3:2 का रेशियो में। नाउ ए का शेयर हो जाता है 3/5 और बी का शेयर हो जाता है 2/5। सो यू कैन सी दैट ऑब्वियसली जब हेड्स बढ़ेंगे तब भी पीएसआर चेंज होगा, और जब कोई फैमिली मेंबर जब हेड्स घटेंगे तब भी शेयरिंग में चेंजेस आएंगे। सो देयरफॉर अगर क्वेश्चन में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और एक चीज यहां पे याद रखना बच्चों कि जिस तरह से एडमिशन में मैंने आपको सिखाया था कि जब एक नया पार्टनर आता है, जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन यहां पे जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जाता है, सो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारा एप्पल है जो मैंने आपको एडमिशन से एप्पल ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं हम। सो मान लीजिए इस एप्पल को तीन पार्टनर एंजॉय कर रहे थे, ए बी और सी। सो अब सी इस फॉर्म को छोड़कर चला जाता है, और ये एप्पल क्या है बच्चों, ये एप्पल कुछ नहीं बल्कि फॉर्म का प्रॉफिट है, राइट। तो अब जब सी फॉर्म छोड़ करके चला जाता है तो अब ये जो सी का हिस्सा था, ये सी का हिस्सा अब कौन खाएगा, या तो ए या तो बी या तो दोनों को मिलकर। यानी कि बच्चों जब एक पार्टनर रिटायर करेगा तो याद रखना पुराना पार्टनर का शेयर गेन होगा, पुराने पार्टनर को गेन होंगे। सो बेसिकली आई विल नॉट यूज द वर्ड पुराने पार्टनर, आई विल से द रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि जब एक नया पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जाता है तो उसका बेनिफिट रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाता है, क्योंकि जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ करके चला जाता है तो उसका जो शेयर था, उनका शेयर ऑफ रेशियो जो मैंने आपको एप्पल के जरिए समझाया, ये एप्पल के डायग्राम के जरिए आपको बच्चों जो मैंने आपको समझाया, राइट। सो उनका जो शेयर है वो शेयर क्या हो जाता है, वो अब बाकी के पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो उसे आपस में क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। सिंपल सा बात लेते हैं बच्चों, हमने एक रोल खरीदा अपने स्कूल के कैंटीन से, और उस एक रोल को हमने तीन दोस्त थे, हम तीनों ने आपस में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, एक रोल को तीनों में डिवाइड किया, राइट। लेकिन जो हमारा तीसरा फ्रेंड था वो अचानक से बोलता है, भाई मेरे को जल्दी से क्लास जाना है, मेरे को क्लास टीचर बुलाया, मैं ये रोल नहीं खाऊंगा, मैं रोल छोड़ के जा रहा हूं। सो उसने अपना हिस्सा का रोल छोड़ करके चला गया। अब बताइए बच्चे, आपके जो फ्रेंड ने जो अपना हिस्सा का रोल छोड़ करके चला गया उसको कौन एंजॉय करेगा, उसे एंजॉय अब आप करिएगा बच्चों, क्योंकि वो बोल दिया हम नहीं खाएंगे, हम चले जा रहे हैं। सो सिमिलरली यहां पर भी सेम चीज है, एकदम सेम है कि जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ करके चला जाता है तो उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर उसे अब एंजॉय करते हैं। सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म्स गुडविल होगा। क्यों होगा? सिंपल कारण, जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़कर जाएगा तो वो अपना गुडविल का हिस्सा, क्योंकि जो भी फॉर्म में गुडविल, जो भी फॉर्म का गुडविल जनरेट हुआ है, जो भी फॉर्म का गुडविल जनरेट हुआ है, उस गुडविल को जनरेट करने में वो भी पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है जो पार्टनर अभी फॉर्म छोड़कर जा रहा है। सो देयरफॉर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम आपको क्या बोलने मांग रहे हैं, हम आपको ये बोलने मांग रहे हैं ए बी और सी तीन पार्टनर्स है यहां पे, राइट। सो अब ये जो सी रिटायर कर रहा है, फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट जो फॉर्म का जो अभी गुडविल है, जिस दिन सी जा रहा है उस दिन फॉर्म का जो गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा, सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन क्यों करेंगे, हम आपको ये बता रहे हैं वैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है, एडमिशन में वैल्यूएशन क्यों किया जाता था गुडविल का, ये हमने आपको बताया था,
राइट। नया पार्टनर आता था तो वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा, क्योंकि पुराने पार्टनर के द्वारा बनाया गया हुआ गुडविल में उसको भी मिल रहा है हिस्सेदारी, राइट। रिटायरमेंट में वैल्यूएशन करने की क्या जरूरत है गुडविल की? सो बच्चे ध्यान से समझिए कि जो भी फर्म का गुडविल है, फर्म का अच्छा नाम, फर्म का रेपुटेशन, फर्म का गुडविल जो भी बना है, उस गुडविल को बनाने में ए, बी और सी मतलब रिटायरिंग पार्टनर भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया जितना कि रिमेनिंग पार्टनर्स। सो ए, बी, सी तीनों ने अपने मेहनत से, अपने दम पे, अपने अच्छे कामों से उस फर्म की गुडविल को बनाया है। अब ये जो फर्म का जो गुडविल जनरेट हुआ है, इस गुडविल में सी का भी कंट्रीब्यूशन है। सो देयरफॉर सी बोलेगा भाई मैं तो जा रहा हूं फर्म छोड़ करके, और मैं जब फर्म छोड़ करके जा रहा हूं तो हमने जो कंट्रीब्यूट किया, मेरा जो योगदान था फर्म का गुडविल बनाने में, अब इस गुडविल को तो तुम लोग दोनों एंजॉय करोगे, ए और बी। सी तो बोलेगा भाई हम तो अब है ही नहीं इस गुडविल को एंजॉय करने के लिए, इस गुडविल से जो फ्यूचर में रेवेन्यूज आने वाले हैं, इस गुडविल के चलते जो फर्म का रेवेन्यू बढ़ेगा, फर्म जो रेवेन्यू कमाएगा फ्यूचर में इस गुडविल के चलते, सी बोलेगा अब उस रेवेन्यू में तो मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं, लेकिन इस गुडविल बनाने में तो मैंने योगदान दिया था, इस गुडविल को जनरेट करने में मैंने योगदान दिया था, मैंने भी बहुत मेहनत की थी, मैंने भी ईमानदारी से काम करके मैंने फर्म का गुडविल कंट्रीब्यूट जनरेट करने में, फर्म के गुडविल, फर्म के लिए एक अच्छा नाम बनाने के लिए मैंने योगदान दिया था। तो अब भाई मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो शेयर बनता है, हम कैसे छोड़ के चला जाए? ये तो मेरे लिए नाइंसाफी होगा, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि मैंने मेहनत करा, मैंने मेहनत करके गांच उगाया, मैंने एक पेड़ उगाया, और जब पेड़ का फल देने का समय आया तो मैं उस पेड़ को छोड़ के जा रहा हूं। Simple as that. This is what is happening. So we worked hard together. A, B, and C. They worked hard together, and with their individual efforts and collective efforts, they have generated goodwill. They have generated goodwill. There is a goodwill of the firm. Now this goodwill का benefit, ये goodwill का जो benefit है, now C is leaving that. Because C knows that in future now that this goodwill का benefit will be enjoyed by A and B. So that's why C will be given a share of goodwill, and that's why my dear students that A and B को क्या करना पड़ेगा, शेयर ऑफ गुडविल C को देना पड़ेगा। उस पर आएंगे हम लोग जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, बट अभी फिलहाल आपको बता देते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल करना जरूरी है, और जब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो मैं इसको जब सेपरेटली इस टॉपिक को लूंगा, आई एम गोइंग टू टेक दिस टॉपिक सेपरेटली, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल at the time of the retirement of partner is basically very same। जब एक नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल का पैसा लेकर आता था, उसी तरह क्यों पैसा लेकर आता था, आपको याद होना चाहिए क्यों पैसा लेकर आता था। अगर आपको याद नहीं है तो कृपया करके हमारा वीडियो देखिए वो एडमिशन का, आपको याद होना चाहिए क्यों लेकर आता था। वो इसलिए लेकर आता था क्योंकि पुराने पार्टनर के द्वारा जनरेट किया हुआ गुडविल में उसको भी हिस्सेदारी मिल रहा था, इसलिए वो उसका अमाउंट लेकर, कंपनसेशन अमाउंट लेकर आ रहा था, क्योंकि नया पार्टनर के आने के चलते पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते थे। यहाँ पे जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ करके जा रहा है तो दूसरे पार्टनर अब गेन करेंगे, राइट, समझ में आ रहा है। सो जब एक पार्टनर फॉर्म छोड़ के जाता है तो अपना गुडविल का पैसा, हिस्सा, शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर जाता है, राइट। सिमिलरली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, राइट, जिस तरह से हमने एडमिशन में रिवैल्यूएशन किया था ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, उसी तरह रिटायरमेंट में भी हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। व्हाई? बिकॉज रिवैल्यूएशन करके जो भी एसेट और लायबिलिटीज के वैल्यूज में जो भी फ्लक्चुएशन आए हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज में जो भी फ्लक्चुएशन आए हैं, और उस फ्लक्चुएशन के चलते जो भी प्रॉफिट और लॉस है, उस प्रॉफिट और लॉस में सी का भी शेयर है। सो जब लास्ट बैलेंस शीट बनाया गया था फॉर्म में, और जिस दिन सी रिटायर कर रहा है, राइट, सो लास्ट बैलेंस शीट का एसेट्स और लायबिलिटीज का फिगर, और जिस दिन सी रिटायर कर रहा है उस दिन हम लोग एसेट और लायबिलिटीज का फिगर को देखेंगे, और रिवैल्यूएशन करके जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसमें रिटायरिंग पार्टनर को, आउटगोइंग पार्टनर को शेयर मिलेगा।
एडमिशन में आपको ये चीज याद होगा, जो नया पार्टनर आता था उसे रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस में शेयर नहीं था, वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स के थे। लेकिन रिटायरमेंट में जब रिवैल्यूएशन होगा एसेट और लायबिलिटीज का, उस रिवैल्यूएशन के चलते जो भी प्रॉफिट और लॉस आने वाले हैं या जो भी प्रॉफिट और लॉस आएंगे, वो प्रॉफिट और लॉस पे आउटगोइंग पार्टनर का भी शेयर रहेगा। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, सरप्लस फंड्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ऑब्वियसली बच्चों, जो रिजर्व्स जो बना हुआ है उस रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है। और उसके बाद आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल राइट नाउ बिकॉज एवरी टॉपिक बच्चों, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी टॉपिक विच हैव रिटन हियर आई हैव डेल्ट इट सेपरेटली। हमने हर टॉपिक को सेपरेटली लिया, उसके बाद ही हम लोग समझ में गए हैं। सो डोंट वरी, right? I'm going to take these topics individually. Then payment to the outgoing partner, obviously ये भी करना है हमको काम। अभी हम लोग ने ड्यूटी लिस्ट देख रहे हैं कि क्या क्या करना है। न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है, रिजर्व, सरप्लस फंड्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का ट्रीटमेंट करना है, और जो पार्टनर जा रहा है उसका अमाउंट उसको देना है, पेमेंट करना है। क्योंकि जब वो जाएगा तो जिस दिन तक वो फॉर्म में था उस दिन तक का क्लेम कैलकुलेट करना है। ये पता करना है कि फॉर्म उससे पैसा पा रहा है कि वो फॉर्म से पैसा पा रहा है। अगर वो फॉर्म से पैसा पा रहा है तो फॉर्म को उसको पैसा उसको दे देना है। क्योंकि जब वो रिटायरिंग पार्टनर जब फॉर्म छोड़कर जाएगा तो उसका कुछ क्लेम्स था, उसका कुछ क्लेम्स फॉर्म में पड़ा हुआ है, वही क्लेम्स कैलकुलेट करना है हमें कि व्हाट इज द नेट अमाउंट दैट आवर रिटायरिंग पार्टनर विल बी पेएबल, उसको कितना पे करना है फॉर्म को। And last is capital adjustments, right? So these are the things that we are supposed to do at the time of retirement. Now, जब एक पार्टनर जाता है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि when a partner leaves the firm, he is entitled to get his payment. He is entitled to get the amount which is due to him. राइट उसका जो भी क्लेम था, जिस दिन तक वो फॉर्म में थे, उसका जो भी क्लेम था वो अमाउंट उसको मिलेगा। और उसका क्लेम में क्या क्या आता है यहां पे है। जब एक पार्टनर रिटायर करता है तो उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा, उसको उसका शेयर ऑफ रिजर्व्स मिलेगा, रिजर्व्स में जो पैसा पड़े हुए हैं उसमें उसका जो शेयर है वो मिलेगा। शेयर इन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, मतलब शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जब तक वो फर्म में है तब तक, उस दिन तक जो भी फर्म प्रॉफिट कमाया है, जितना भी प्रॉफिट अक्रू हुआ है, उस प्रॉफिट में उस पार्टनर का भी हिस्सेदारी है। एंड नेक्स्ट, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर क्वेश्चन में है कि उस फॉर्म में पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट मिलता है, राइट, या इंटरेस्ट या तो करंट अकाउंट में अलाउ होगा या तो चार्ज होता है, सैलरी है, कमीशन जो भी है। सो टिल द डेट ही इज देयर इन द फॉर्म, टिल द डेट इज देयर इन द फॉर्म, उस दिन तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस दिन तक सैलरी, उस दिन तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल लो, उस दिन तक का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बोल लो, ये सब चीज उसको मिलेगा। सो these are the list of the things which the partner is entitled to get at the time of the retirement. ये तो पक्का है ही है। इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो वो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा तो हम लोग देखेंगे। बट ये आप लेके चलो कि ये सारे चीज आपको करना है, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। दिस विल बी देयर, दिस थिंग्स विल बी देयर, राइट। हाँ, इसमें से कुछ अगर एक दो हर सब में, किसी सब में रहेंगे, किसी सब में नहीं रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एन आउटगोइंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ पेमेंट, उसका पेमेंट कितना देना है, तो उसका पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप ये सारे चीज को कैलकुलेट करोगे, ये सारे चीज को कंसिडरेशन में लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। सो एज आई सेड, एज आई प्रॉमिस्ड यू 10 minutes बिफोर दैट ये जो थिंग्स टू बी डन है, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ सम जिसमें सब के सब एक चीज रहेंगे। एज आई डिड इन एडमिशन, आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग इन रिटायरमेंट और डेथ। वी विल टेक ईच टॉपिक सेपरेटली। हर टॉपिक पे हम लोग मास्टरी करेंगे, हर टॉपिक को अलग से समझेंगे और उसके बाद तब सबको मर्ज करके हम लोग समझ में लेकर आएंगे, राइट। सो हियर वी गो एंड वी स्टार्ट टुडे
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सो यहाँ पे दो केस होता है, एक when new profit sharing ratio is not given, or when new profit sharing ratio, when new profit ratio is given of the controlling partners. What I'm trying to tell you is that I'm going to explain you with the help of this example. Say suppose A, B, C, 3:2:1. This is the old PSR जब C था. C then decides to retires from the firm and C leaves the firm. So C retires from the firm. बचा कौन? A and B, राइट। कौन बचा बच्चों? A और B। अब यहां पे क्या केस वन, व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्वेश्चन में आपको ABC का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया और उसके बाद क्वेश्चन में बोलेगा कि C रिटायर करके, बस क्वेश्चन साइलेंट है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक सिचुएशन में आप ऐसा देखोगे कि क्वेश्चन आपको क्लियर कट नहीं बताएगा कि अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका फ्यूचर रेशियो क्या होने वाला है। सो इन दैट केस बच्चों, इन दैट केस फ्यूचर रेशियो 3:2 ही रहेगा। मतलब A और B का जो पुराना रेशियो था, हम लोग उसी रेशियो को हम लोग ये अज्यूम कर लेंगे कि A और B जिस रेशियो में रिटायरमेंट के पहले शेयर कर रहा था अपना प्रॉफिट्स, उसी रेशियो में रिटायरमेंट के बाद भी शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है? So that you need to understand. First case is about that whether the new profit sharing ratio of the remaining partners are given or not. So if it is not given, then in that situation you will assume very simple, whatever was the old ratio of the partners, so जो remaining partners है उनका जो पुराना ratio था, that is before retirement, वही उनका नया ratio हो जाएगा after retirement. And in next case when the new profit share ratio is given of the contending partners, say for example यहाँ पे क्या होता है, 3 पार्टनर है A, B and C, सेम 3:2:1, C रिटायर्स और उसके बाद क्वेश्चन में बोल दिया कि A and B डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर रेशियो 1:1, ऐसा करके आपको दे देगा। सो ये आपका न्यू रेशियो, या कम से कम ऐसा भी बोल देगा कि A and B डिसाइडेड टू एक्वायर C शेयर। C जो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है 1/6, इस 1/6 को A और B ने एक्वायर कर लिया 3:2 का रेशियो में। सो कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा, कुछ ना कुछ रेशियो में चेंजेस के बारे में बताएगा। सो एक सिचुएशन में जहां क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, क्वेश्चन सिर्फ ये बोल करके छोड़ देगा आपको कि कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा, और सेकेंड सिचुएशन में क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या हिंट देगी कि फ्यूचर का रेशियो क्या होने वाला है। सो ये दोनों केस के आधार पे बच्चों हम लोग चलते हैं, न्यू PSR का कैलकुलेशन को सीखते हैं। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात यहां पे नहीं है। चलिए देखिए, सिंपल सा चीज है, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. So X, Y, Z 3:2:1, ये इनका ओल्ड रेशियो है, राइट। आपको 3 केसेस दिए हुए हैं, तीनों केसेस में आपको निकालना है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू रेशियोज। अब बच्चों सबसे पहले हमको बता दें गेनिंग रेशियो। आपको याद होगा मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दिया था कि जब ये एप्पल का एग्जांपल दिया था, सो आई वुड उसको फिर से देते आपको बना करके। सो ये हमारा एप्पल है, इस एप्पल को X, Y और Z इंजॉय कर रहा है, खा रहा है, और ये एप्पल को हम लोग फर्म का प्रॉफिट समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए Z रिटायर किया, या फर्स्ट केस में X रिटायर किया। चलिए X रिटायर करता है, तो अगर बच्चों जब X रिटायर करता है तो इस सिचुएशन में हमने आपको बताया था कि X का जो शेयर है, कितना शेयर है 3/6। तो अब ये X का शेयर जो 3/6 है, या तो ये Y के पास पूरा चला जाएगा, या तो ये Z के पास चला जाएगा, या तो ये 3/6 ये जो Z का जो शेयर है, ये वाली जो शेयर है, ये शेयर या तो आप पूरा का पूरा Y ले लेगा, या तो पूरा का पूरा Z ले लेगा, राइट। सो देयरफॉर अगर Z ले लेगा पूरा शेयर, तो Z का शेयर कितना हो जाएगा, Z का जो पुराना अपना शेयर था प्लस ये Y का X का शेयर, ये हो सकता है, या तो पूरा Y ले लेगा। और एक क्या होता है कि ये जो पूरा का शेयर जो
छोड़ करके गया, जो हम आपको बता रहे थे कि 3 फ्रेंड है, समझना है इसको बच्चों। एक बार कंसेप्ट समझ लेंगे हम लोग तो हम लोगों का आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। सो हम लोगों ने एक रोल खरीदा, 3 फ्रेंड ने रोल खरीदा और इस रोल को 3 टुकड़ों में बांटा। सो एक टुकड़ा इसको मिला, 2 टुकड़ा इसको मिला, दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा इसको मिला। राइट, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना बच्चों? बहुत अच्छा तरह से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए ये पीएसआर, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। अब बताओ, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि जो सी है ना वो फॉर्म छोड़कर जा रहा है, तो सी जब फॉर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका ये जो हिस्सा का जो रोल है, ये एक रोल है, ये एक रोल। सी बोला कि हम नहीं कहेंगे, हम जा रहे हैं, हमको काम याद आ गया, मम्मी बुलाइए, हम जा रहे हैं। तब ये जो रोल है इसका, ये रोल कहां जाएगा? 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो ये पूरा ए ले लेगा, बी को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, या तो पूरा बी ले लेगा, ए को कुछ नहीं मिलेगा। और या तो इस रोल को ए और बी दोनों को ही क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यानी कि सी का जो रोल था, सी का जो हिस्सा था, इस रोल को ए और बी दोनों आपस में क्या करेगा? डिवाइड कर लेगा। सो अब मान लीजिए इसका आधा ए ले लिया और आधा बी ले लिया। सो ए के पास मिला आधा रोल और बी के पास मिला आधा रोल। सो ए के पास अब कितना हो गया बच्चों? ए के पास हो गया पहले जो उसका था प्लस आधा जो ए सी से आया, बी के पास जो अपना पुराना शेयर था प्लस जो आधा सी के पास आया। सो एक सी का जो हिस्सा था, सी का हिस्सा को अब ए और बी आपस में एंजॉय कर रहे हैं, और उसी का शेयर को, उसी का जो रोल था, उस रोल को ए और बी आपस में कैसे डिवाइड किया? हाफ हाफ, 50-50। बच्चा ये वही रेशियो है जिस रेशियो में ए और बी ने सी का शेयर को आपस में डिवाइड किया। इसी रेशियो को गेनिंग रेशियो बोलते हैं। ये वो रेशियो है जिस रेशियो में जो रिटायरिंग पार्टनर है, ये x यहां पे इस सिचुएशन में रिटायरिंग पार्टनर था, तो ये जो x का शेयर है ये अब y और z के बीच में बढ़ जाएगा। तो y और z इस 3/6 को जिस रेशियो में आपस में बांटेंगे, उस रेशियो को बच्चों हम लोग गेनिंग रेशियो के नाम से जानते हैं। राइट, सो गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स acquire the share of the retiring partner। राइट, सो ये जो जैसे इस केस में हमने आपको बताया बच्चों, ये रोल है। आप चॉकलेट भी समझ सकते हो। मान लीजिए ए बी सी के पास, तीनों के पास एक एक चॉकलेट थे। सी ने अपना चॉकलेट को छोड़ करके चला गया। राइट, तो ये चॉकलेट किसके पास चला जाएगा? या तो ए के पास। तो ए के पास कितने चॉकलेट हो गए? 2। या तो ये चॉकलेट चला जाएगा बी के पास। अब बी के पास कितने चॉकलेट हो गए? 2। एक अपना और एक सी वाला आ गया। या तो ये सी का चॉकलेट को ए और बी आपस में क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है, कोई किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकता है। सो अगर मान लीजिए हाफ हाफ डिवाइड किया तो ए के पास अब कितने चॉकलेट हो गए? अपना पहला वाला 1 प्लस आधा आया सी के पास से 1.5। बी के पास कितने हो गए? अपने वाला 1 प्लस सी के पास आया आधा 1.5। सो 1.5 चॉकलेट दोनों के पास हो गए। समझ में आ रहा है बच्चों? सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द पीएसआर। सो व्हाट इज गेनिंग रेशियो? सो सी का जो चॉकलेट था उसे ए और बी ने आपस में कैसे बांटा? 50-50 करके बांटा। सो देयरफॉर गेनिंग रेशियो कितना हो गया? वो लोग किस रेशियो में गेन किए? वो लोग ने 50-50 गेन किया, हाफ हाफ गेन किया। दैट इज गेनिंग रेशियो। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो बच्चों? गेनिंग रेशियो सिंपली इज कैलकुलेटेड न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि न्यू आपका बड़ा रहेगा, यह बड़ा रहेगा, और ओल्ड आपका छोटा रहेगा, तब तो गेन होगा ना। पुराना शेयर से नया शेयर ज्यादा होना चाहिए। नया शेयर मतलब रिटायरमेंट के बाद आपका शेयर बढ़ जाना चाहिए, तब तो आप गेन करोगे। राइट, सो दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन। क्लियर है बच्चों? तो ये फंडा है। दैट इज गेनिंग रेशियो ऑल अबाउट। नाउ वी कम टू दी अपना सम एक्स रिटायर, वाई रिटायर, जेड रिटायर। सो 3:2:1 है। तीनों केस लेते हैं हम लोग, एक्स वाई जेड। 3:2:1। पहला केस एक्स रिटायर्स। सो अगर एक्स रिटायर किया तो कौन बचा बच्चों? वाई और जेड। सो मैंने कहा था कि अगर फ्यूचर रेशियो ना दिया जाए तो जो उनका पुराना शेयर था वही उनका नया शेयर हो जाएगा। 2:1 ये हो गया आपका न्यू। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? गेनिंग रेशियो।
तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा बच्चों? गेनिंग रेशियो निकलेगा न्यू माइनस ओल्ड। सो एक्स का न्यू रेशियो कितना था? 2:1, मतलब 2/3 माइनस एक्स का पुराना कितना, ओ सॉरी बच्चों, एक्स रिटायर किया है तो ये वाई है, एक्चुअली वाई है, सॉरी वाई। सो वाई का कितना था? 2:1, मतलब 2/3। और वाई का पुराना कितना था बच्चों? वाई का पुराना कितना था? 2/6। 3 + 2 + 1 2/6 था, राइट। उसी तरह जेड का नया कितना हो गया? 1/3 माइनस उसका पुराना कितना था? 1, मतलब 1/6, सम ऑफ द रेशियो 3 + 2:1। सो 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों। सो 3 और 6 का एलसीएम होगा 6। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, राइट। 2 2 जा 4, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, 1 into 2 2, which is equal to 2/6। 3 और 6 का एलसीएम अगेन 6, 2 minus 1, which is equal to 1/6। so therefore बच्चों गेनिंग रेशियो is equal to 1 2:1। और आप देख सकते हो कि नया रेशियो भी कितना था? 2:1। यस बच्चों, एग्जैक्टली आप जो सोच रहे हो आप सही सोच रहे हो कि ऐसे सिचुएशन में जब नया पार्टनर का शेयर ने, जब फ्यूचर का शेयर नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो जो पुराने पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, उनका जो पुराना शेयर था वही उनका नया शेयर भी होगा और वही उनका गेनिंग रेशियो भी होगा। कॉमन सेंस लगाना बच्चों, कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि अगर y x छोड़कर जा रहा है तो x का जो शेयर था, अगर x छोड़कर जा रहा है बच्चों तो x का शेयर कितना था? 3/6। तो ये 3/6 x का शेयर जो था ये कौन लेगा? क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ऑब्वियसली y और z लेगा। तो ये चॉकलेट है, x अपना चॉकलेट छोड़ के जा रहा है, तो y और z इस x का चॉकलेट को, ये चॉकलेट को y और z कैसे बांटेंगे? y और z अपना उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे, 2:1। सो हुआ ना ये गेनिंग रेशियो, मतलब x के द्वारा जो x का जो शेयर था, x जो अपना शेयर, अपना चॉकलेट छोड़ करके गया, अपना शेयर छोड़ करके गया, उस शेयर को y और z किस रेशियो में डिवाइड किया आपस में? किस रेशियो में एक्वायर किया? 2:1। सो जिस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर को एक्वायर किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा, उसी रेशियो को गेनिंग रेशियो तो हम लोग बोलते हैं गेन किया। सो किस रेशियो में गेन किया? 2:1 में, हमेशा यही होगा। सो सिमिलरली सेकेंड केस में आ जाओ। सेकेंड केस में कौन रिटायर किया? वाई रिटायर किया। सो अगर, इसलिए बच्चों हमने एक यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया प्रूफ करने के लिए, और कुछ नहीं। सो वाई रिटायर्स, अगर वाई रिटायर हुआ तो कौन बचा बच्चों? एक्स और जेड। सो एक्स और जेड का पुराना रेशियो कितना था? 3:1। सो यही इनका क्या हो जाएगा बच्चों? न्यू रेशियो हो जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा बच्चों? न्यू रेशियो हो जाएगा। तो जब ये यही हो जाएगा इनका न्यू रेशियो और यही हो जाएगा इनका गेनिंग रेशियो। अब सिमिलरली 3 में कौन रिटायर, केस में कौन रिटायर किया? जेड रिटायर किया। तो जब जेड रिटायर किया तो कौन बचा? एक्स और वाई। एक्स और वाई का पुराना रेशियो क्या था? 3:2। यही इनका हो जाएगा न्यू रेशियो और यही इनका हो जाएगा गेनिंग रेशियो। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं सेकेंड सम में जाते हैं हम लोग। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 1/2, 1/3 = 1/6। देखिए पहले तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अपना शेयर लिखेंगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द इंक। सो A is to B is to C, 1/2, 1/3, 1/6। सबसे पहले बच्चों आपको इसे एक प्रोपोर्शन में लाना है, मतलब आपको तीनों का डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। सो ए, बी और सी 1/2, 1/3 एंड 1/6, ये तीनों का डिनोमिनेटर को एक डिजिट में कन्वर्ट करो और वो कॉमन डिजिट होगा 6। 2 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2 into 3, जितना नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 2 और ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। सो ये आ जाता है 3/6, 2/6
और ये हो जाता है 1/6। सो देयरफॉर A:B:C का पुराना रेशियो था 3:2:1। कौन रिटायर किया बच्चों? बी रिटायर किया। बी रिटायर्स। क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है कि बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी का फ्यूचर रेशियो क्या होगा? नहीं बोला। सो ए और सी का जो पुराना रेशियो था A:C कितना था? 3:1। सो यही ए और सी का क्या हो जाएगा बच्चों? न्यू रेशियो हो जाएगा, राइट यही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। और अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना बोले तो यही आपका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। सो सेम विल बी द न्यू रेशियो एज वेल एज द गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। A, B and C are partners in a firm, sharing profits in the ratio 5:4:3. B retired from the firm and his share was divided equally between A and C. Calculate the new profit sharing ratio. देखिए सिंपल सा चीज है। A, B, C 5:4:3. सो बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। सो कौन रिटायर किया? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे बी रिटायर किया। बी का शेयर कितना था बच्चों? बी का शेयर था बी 5:4:3 है ना, ये हो गया बी का शेयर। 5 + 4 9 + 3 12, मतलब बी का शेयर था 4/12। ये है बी का शेयर। अब बचा कौन? ए और सी। क्वेश्चन में बोलता है कि हिज शेयर, हिज मतलब किसका शेयर? हिज मतलब बी का शेयर। बी का शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है बच्चों? 1:1 50-50 बिटवीन ए एंड सी। यानी कि ये जो बी अपना शेयर छोड़ के गया, बी अपना चॉकलेट छोड़ के गया, उस चॉकलेट को ए और सी आपस में डिवाइड किया 1:1। बच्चा यही हो गया गेनिंग रेशियो। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है आपको कि ये जो बी का शेयर है 4/12, इस 4/12 को ए और सी आपस में डिवाइड कर लिया 50-50। यानी कि बी ने जो अपना शेयर छोड़कर गया, उसका शेयर को ए और सी आपस में एक्वायर कर लिया, उसको गेन किया। कैसे? 50-50। सो ये गेनिंग रेशियो हो गया। सो गेनिंग रेशियो नहीं निकालना, छोड़ दीजिए, निकल गया हमारा। हमें तो निकालना था न्यू पीएसआर। सो याद करिए, मैंने आपको चॉकलेट के एग्जांपल दिया था। ए बी सी तीनों के पास मान लीजिए लड्डू है, राइट? तो सी अगर अपना लड्डू छोड़ करके चला गया तो सी का लड्डू को, या यहां पे बी जा रहा ना, तो बी अपना लड्डू छोड़ के चला गया, तो इस बी का लड्डू का आधा, राइट, आधा लड्डू, और यहां आधा लड्डू मिला सी को, आधा लड्डू मिला ए को। ए के पास टोटल लड्डू कितना हो गया? पहले का 1 लड्डू और अभी का आधा लड्डू, 1.5 लड्डू हो गया, राइट? उसी तरह ए का लड्डू कितना हो गया? पहले का 1 लड्डू प्लस अभी का आधा लड्डू जो बी से आया, 1.5 लड्डू हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ए और सी का नया पीएसआर निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? मत सीखिए फॉर्मूला, पुराना लड्डू का मतलब ओल्ड शेयर, प्लस जो आधा लड्डू आया बी से, आधा लड्डू का मतलब जितना शेयर गेन किया। उसी तरह बी का पुराना शेयर जितना था प्लस सी का जितना पुराना शेयर था प्लस जो उसके पास बी वाला भी आया, गेन किया। बस सिंपल। सो ए का और सी का तो पुराना शेयर आपको पता है ना, 5/12 और 3/12। अब आपको खैर ये पता करना है कि ए और सी ने गेन कितना किया। तो गेन कैसे किया? क्वेश्चन तो बोल दिया, 4/12 को डिवाइड कर लो ए और सी के बीच में हाफ। सो देयरफॉर गेन निकालो। गेन कितना हो जाएगा? गेन हो जाएगा ए का हाफ ऑफ 4/12। उसी तरह सी का गेन कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 4/12। सो दिस इज गेन बच्चों, दिस इज गेन, हाफ ऑफ 4/12, हाफ ऑफ 4/12। ये 4/12 जो है इसको ए और सी आपस में आधा आधा किया। सो 4/12 का आधा और 4/12 का आधा। सो दिस विल बी 4/24
and this will be 4/24, which is equal to 1/6 and 1/6. So therefore A का ओल्ड शेयर में प्लस गेन कितना हुआ 1/6, कितना गेन हुआ 1/6, समझ में आया बच्चों? सो देयरफॉर आप यहां पे आओगे और लिखोगे न्यू, देयरफॉर न्यू पीएसआर ऑफ ए एंड सी। ए का पुराना शेयर था 5/12, याद करिए 5:4:3 था, प्लस जो बी का जो शेयर उसने गेन किया 1/6, उसी तरह सी का शेयर था 3/12 प्लस बी का शेयर जो गेन हुआ। 6 और 12 का एलसीएम विल बी 12, राइट? 5 प्लस 2, राइट? 6 2s are 12, 12 divided by 12 equal to 1. अगेन यहाँ पे एलसीएम 12, 3 plus 2, so which is equal to 7/12, right? Which is equal to 5/12. So 7:5, right? समझ में आया? So 7:5 हो गया आपका न्यू पीएसआर बिटवीन ए एंड सी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो बता देना। यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था गेनिंग रेशियो तो दिया था, जिस रेशियो में बी का शेयर आपस में ए और सी ने जो बांटा, दैट इज 1:1, राइट? नेक्स्ट सम में आते हैं बच्चों। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio 5:4:3. C retired and his share was taken up by A and B in the ratio of 3:2. देखिए वहां पे इक्वली था, 1:1 था, यहाँ पे 3:2, सेम सम है बच्चों, सिर्फ वहां पे रेशियो देखिए। यहाँ पे जो रिटायर किया सी, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन ले रहा है? रिमेनिंग पार्टनर। किस रेशियो में? 3:2 में। यहां पे कौन रिटायर किया था? बी रिटायर किया था, और बी का शेयर कौन ले रहा था? ए और सी ले रहा था। इस शेयर में डिवाइडेड इक्वली, देखिए इक्वली का मतलब 1:1। यही चीज यहां पे 3:2 दे दिया है आपको, सेम चीज है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गेन। ए का गेन कितना है? अच्छा, सबसे ए का गेन कितना होगा? 3/5। चलिए इसको ऐसा समझते हैं, डायग्राम बना के। ये आपका एप्पल है, 5 4 3, ए बी सी, ये हो गया सी का शेयर। सी जा रहा है, सी का शेयर कितना था? 3/12। सी का ये जो शेयर है 3/12, ये सी का शेयर बढ़ जाएगा किसके बीच में? ए और बी के बीच में। क्वेश्चन यही बोला है कि सी का शेयर को ए और बी आपस में डिवाइड करेंगे 3:2 का रेशियो में, 3:2 में। यानी कि ये जो 3/12 है, इस 3/12 को आप 3:2 में डिवाइड करिए, मतलब ए को मिलेगा इस 3/12 का 3/5, बी को मिलेगा 3/12 का 2/5। सिंपल। मान लीजिए अगर हम आपको बोले कि 100 रुपीज को डिवाइड करिए 3:2 में, तो आप कैसे करिएगा? 3/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100। सो बच्चा यहाँ पे 100 रुपीज नहीं था, यहाँ पे ये फ्रैक्शन था 3/12। सो जिस तरह से आप 100 रुपीज को डिवाइड करते हो, उसी तरह 3/12 को डिवाइड करिए। सो यहाँ पे फ्रैक्शन है, सो 3/12 का 3/5 ए को मिलेगा, और 3/12 का 2/5 बी को मिलेगा। सो 9/60, और ये हो गया 6/60, राइट? सो अब इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 3 3s are 9, 3 20s are 60, 3 2s are 6, 3 20s are 60. So therefore 3/20 and 2/20 ये है गेन। किसका गेन है बच्चों? ये गेन है और किसी का नहीं, बल्कि किसका गेन है? ये गेन है ए और बी का। अब आपको करना क्या? न्यू पीएसआर करना है। तो आपको जब न्यू पीएसआर करना है तो आप कैसे करोगे? पुराना ए के पास पुराना चॉकलेट कितना था? उसके पास ए के पास पुराना चॉकलेट था 5/12, याद करिएगा, यहाँ पे सी रिटायर किया है। और बी के पास पुराना कितना शेयर था? 4/12। सो उनके पास जितना पुराना था दैट इज 5/12 और 4/12, इसमें ऐड कर दीजिए जो उसने भी गेन किया। गेन कितना किया यहाँ पे? 3/20, 2/20, या आप 60 भी लिख सकते हो, 9/60 और 6/60। सो हम यहाँ पे 9/60 लिखते हैं और 6/60 लिखते हैं। एलसीएम में हमको
सुविधा होगा। सो 12 और 60 का एलसीएम कितना होगा बच्चों? 60 होगा। सो 12 5 जा 5 5 जा 25, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 34/60। उसी तरह 12 और 60 का एलसीएम 60, 12 5 जा 5 4 जा 20 प्लस 6 दैट इज 26/60। सो 34:26, 60 हट जाएगा, 34:26 और 2 17 जा एंड 2 13 जा। सो और 17:13 ये आपका न्यू रेशियो। और अगर आपसे कोई पूछे गेनिंग रेशियो क्या है, तो गेनिंग रेशियो तो क्वेश्चन में पहले से दे दिया था 3:2। क्वेश्चन तो बोल दिया था कि ए और बी सी का शेयर को आपस में 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। हो गया बच्चों, समझ में आया? क्लियर है? ये एक सम और है। A, B, C and D are partners sharing profits and losses in the ratio of A 1/3, B 1/6, C 1/3 और फिर से D 1/6। आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने बोला है बच्चों, याद रखना। यहाँ पे क्या निकालने बोला है आपको? गेनिंग रेशियो निकालने बोला है। सो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे गेनिंग रेशियो भी आराम से निकालेंगे, ठीक है। सो 1/3 इज टू 1/6 या सो पहले तो इसको एक प्रोपोर्शन में लाया जाए, तो सबको 6 में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 2 दैट इज 2/6 into 1 into 1, 1/6 into 2 into 2, 2/6 into 1 into 1, 1/6. So now A is to B is to C is to D, 2 is to 1 is to 2 is to 1। ये हो गया इनका ओल्ड, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? कौन रिटायर किया? कौन रिटायर किया? सी रिटायर किया। और ए, बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेगा। सो ये इनका ओल्ड था और सी रिटायर्स, सी के जाने के बाद बचा ए, बी और डी 1:1:1, ठीक है। ये उनका हो गया न्यू। सो बच्चों गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? मैंने तो आपको पहले ही बताया था। गेनिंग रेशियो सिंपल बच्चों, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? गेनिंग रेशियो निकलेगा न्यू माइनस ओल्ड। सो ए का न्यू कितना था? 1/3 माइनस ए का ओल्ड कितना था? 2/6, 2/6। बी का 1/3 न्यू है और ये था 1/6। और डी का 1/3 न्यू है और माइनस 1/6। बच्चों ये देखिए 2/6 है, ये 2/6 एक्चुअली 1/3 है। सो 1/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये होता है कि डी जो अपना सी अपना शेयर छोड़ करके जो गया वो ए को मिला ही नहीं, ए को कुछ गेन हुआ नहीं। रिटायरमेंट का पहले ए का जितना शेयर था, रिटायरमेंट के बाद भी मतलब सी के जाने के बाद भी ए का शेयर उतना ही है, तो ए को तो गेन ही नहीं हुआ ना। जितना न्यू उतना ओल्ड है, तो उसका गेनिंग 0, कुछ गेन नहीं हुआ। गेन कौन किया? बी और डी गेन किया। 3 और 6 का एलसीएम 6, राइट। सो 3 2 जा 1 दैट इज 1/6 और अगेन यहाँ पे 6 एलसीएम 6, 2 - 1 इक्वल टू 1/6। देयरफॉर गेनिंग रेशियो सिर्फ बी और डी के बीच में है 1:1। 1/6 मतलब 1:1, दैट इज द गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
A, B and C were partners sharing profits in the ratio of, again, so ये कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, इससे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो गया। अच्छा, A का 2/6, B का 1/2 और C का 1/6। सो बच्चों अगेन इसको, ये जो 6 इसको 6 रहने दिया जाए, 2/6, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ताकि इसका डिनोमिनेटर 6 हो जाए, राइट। सो A इज टू B इज टू C रेशियो है 2:3:1, राइट। A is to B is to C is 2:3:1, ठीक है। A retires and surrenders 2/3 of his share in favor of B and remaining in favor of C। बहुत अच्छा सम है बच्चों। कौन रिटायर किया? A। सो A रिटायर्स, ठीक है। A का शेयर कितना था? A का शेयर था, अगर देखोगे तो 2/6 था, ये था A का शेयर, ये है 2/6, राइट। अब ये 2/6 जाएगा किसके पास? ये 2/6 जाएगा बच्चों ऑब्वियसली B और C के पास। लेकिन यहां थोड़ा सा तरीका अलग है। यहां देखिए क्वेश्चन बोलता है कि A रिटायर एंड सरेंडर्स 2/3, A ने दे दिया 2/3 ऑफ हिज शेयर। बच्चा हिज शेयर मतलब किसका शेयर? A का शेयर। 2/3 ऑफ का मतलब इनटू हिज शेयर। हिज शेयर कितना है? 2/6, मतलब उसका जो शेयर था 2/6, उसका 2/3 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 4/18। सिंपल, ये 4/18, 2/3 ऑफ हिज शेयर। 2/3 फ्रॉम नहीं बोला बच्चों, 2/3 ऑफ बोला, 2/3 ऑफ बोला, मतलब उसका जितना शेयर था 2/6, उसका 2/3। तो यानी कि A कितना सरेंडर करता है? 4/18। ये 4/18 सरेंडर किसको करता है? इन फेवर ऑफ B को करता है। किसको करता है बच्चों? फेवर ऑफ B करता है। ध्यान दीजिएगा, A सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ B। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, राइट। सो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो 2/3 ऑफ 2/6। अब देखो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, 2 2s are 4 एंड 2 9s are 18, सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 2/6 में से A का जो शेयर कितना था? 2/6। देयरफॉर आफ्टर सरेंडर A ने अपना शेयर 2/6 में से कितना सरेंडर कर दिया? 2/3। 2/3 ऑफ 2/6, 2/3 शेयर नहीं किया, उसका शेयर जितना था उसका 2/3 किया, 2/6 का 2/3 जो कितना? 2/9। यानी कि 2/6 में से गया कितना? 2/9 गया, किसको गया? A को, B को गया। तो देयरफॉर 6 और 9 का एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो 6 और 9 का एलसीएम होता है आई थिंक 18, राइट। तो 6 3s are 18 एंड 3 2s are 6, 9 2s are 18, 2 2s are 4, यानी कि 2/18। ये जो 2/18 है ना बच्चा, ये 2/18 बच गया। दिस 2/18 इज फॉर C। ध्यान से देखिए, हम फिर से समझाते हैं। देखिए फिर समझिए, A रिटायर किया, A के पास कितना था? 2/6। सो ऑब्वियसली 2/6 अब किसको मिलेगा? B और C को मिलेगा। A का शेयर B और C में बटेगा। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि A सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर। तो A का शेयर कितना था? 2/3, सॉरी A का शेयर कितना था? 2/6, 2/6 का 2/3 लिखा ना, 2/3 ऑफ हिज शेयर। सो 2/3 ऑफ का मतलब इनटू हिज शेयर कितना? 2/6।
कितना है 2/9, ये सरेंडर किया गया किसके लिए, दिस इज फॉर बी, सो बी को कितना मिला 2/9, क्लियर। अब आफ्टर सरेंडर क्योंकि ए का 2/6 था तो ये पूरा बी को नहीं दिया, इसमें से 2/9 दिया, सो 2 मत बोलना कि 2/3 दिया, 2/3 नहीं दिया, 2/3 ऑफ 26 इक्वल टू 4/18 शॉर्ट फॉर्म का, उसको सिंप्लीफाई करके 2/9 आया, राइट। अब ये जो 2/9 आया ये चला गया बी को। अब क्वेश्चन के बाद देखो, क्वेश्चन बोलता है जो बाकी का शेयर बच गया, मतलब 2/6 में से 2/9 देने के बाद, 2/6 में से 2/9 देने के बाद ये किसका था, बी का था, बी का देने के बाद कितना बचा, 2/18 बचा, ये 2/18 किसके लिए बचा, सी के लिए बचा। सो देयरफॉर ये हो गया बी का गेन और ये हो गया सी का गेन, गेन फॉर सी। अब आपको करना है क्या, न्यू रेशियो निकालना है, तो क्या करना है बच्चों, आपको सिंपली न्यू इक्वल टू न्यू रेशियो निकालना है ना, तो कैसे करोगे, न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस गेन। ए का, ए तो रिटायर किया, बी का ओल्ड कितना था, बी का ओल्ड था 1/2, हम लोग इसको कर लिए था ना शॉर्ट फॉर्म में 2:3:1, सो 3/6 कर लिए थे हम लोग उसको, या आप 1/2 भी लेकर चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3/6 ले, देखिए ना बच्चा 3/6 मतलब क्या होता है, 3/6 मतलब 1/2, आप जो लेना चाहता लो लो। सो बी का था 1/2 प्लस गेन, गेन बी का कितना है 2/9, दैट इज 2/9। और उसी तरह सी का 1/6 था ओल्ड, प्लस उसने गेन कितना किया, उसने गेन किया 2/18, सो 2/18। सो बच्चा यहां पे 2 और 9 का जो एलसीएम है वो कितना होता है 18 होता है, 2 9 प्लस 2 इक्वल टू 2 9 18 एंड 9 या 9 2 18, अच्छा सॉरी 9 2 18 और 2 2 4, सॉरी 2 2 4, सो कितना हो गया 13/18 हो गया है इसका। 6 और 18 का एलसीएम 18, 6 3 प्लस 2 दैट इज 5/18, therefore new ratio will be B/C 13:5। सो बच्चों देखिए हम लोग ने बहुत ही अलग अलग वैरायटीज के सम्स किए हैं, अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग केसेस का हम लोग ने देखा कि किस तरह से न्यू PSR निकाला जा सकता है। बच्चों ऐसा न्यू PSR निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिटायरमेंट के सम्स में ये एक ऐसा पार्ट बन करके आ सकता है, राइट। सो देयरफॉर आज हम लोग अपना क्लास सेशन 1 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। सिर्फ हम लोग ने फोकस किया न्यू PSR पे। सेकेंड क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो पूरा का पूरा फोकस होगा गुडविल पे, गुडविल का ट्रीटमेंट पे, वैल्यूएशन पे तो नहीं क्योंकि वैल्यूएशन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं एडमिशन में। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट, वो हम लोग सीख चुके हैं। सो हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे, राइट, और उसके बाद रिवैल्यूएशन, उसके बाद रिजर्व्स। दिस इज हाउ विल गो, right? So thank you for watching this class and feel free to get in touch with me for clarification of any kind of doubts. Till then, take care.